गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो यूनिट है और टॉपिक है। 2 यूनिट हैं, उन 2 यूनिट के लगभग क्वेश्चन कवर होंगे। आपका एक है डिफिब्रिलेटर, ठीक है, डिफिब्रिलेटर, और दूसरे हैं आपके अल्ट्रासोनिक इमेजिंग सिस्टम या इसमें लिखा हुआ है एक में जो मेडिकल इमेजिंग है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सिस्टम लिखा हुआ है, और जो आपका बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है। डिफिब्रिलेटर दोनों में है। जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बायोमेडिकल के लिए भी और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जैसे फेटल मॉनिटर, ठीक है। सिलेबस में आपको दिया है पल्स इको। तो इस तरह के सभी टॉपिक के हम कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफिब्रिलेशन इज ए कॉमन ट्रीटमेंट फॉर। जो डिफिब्रिलेशन है वो किसके लिए ट्रीटमेंट है? तो सबसे पहले आप जानो डिफिब्रिलेशन क्या होता है। जब किसी को अटैक पड़ता है, या फिर जैसे हम लोग, हमारे अंदर एक नेचुरल पेस मेकर होता है, ठीक है। जो नेचुरल पेस मेकर हम आपको शायद बता चुके होंगे, साइनोएट्रियल नोड होती है हमारे अंदर। जो जब वो सही से काम नहीं करती है, काम करना बंद कर देती है, तब हमें इस टाइप का प्रॉब्लम आती है, डिसरेदिमिया हो जाती है, यानी कि रेगुलर पल्स काम नहीं करती, ठीक है। हार्ट बीट रेगुलर नहीं रहती और किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हार्ट अटैक के रूप में, ठीक है, कभी कार्डियक अरेस्ट के रूप में। इसी तरह से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है जब भी वो हमारी जो हार्ट बीट है इरेगुलर हो जाती है, हार्ट की पंपिंग कम, किसी भी तरह से जब साइनोएट्रियल नोड यानी कि नेचुरल पेसमेकर सही काम नहीं करती है, तो कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है उसमें, तब हमें क्या इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक वगैरह इन सब की, तो डॉक्टर क्या करते हैं, तब उस टाइम आपको डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है। कौन सी मशीन होती है? डिफिब्रिलेटर। इसी से डिफिब्रिलेशन बना है। डिफिब्रिलेटर जो मशीन होती है आपकी, इससे कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है हार्ट को, इलेक्ट्रिक शॉक। तो इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो आपकी साइनोएट्रियल नोड होती है, यानी कि जो नेचुरल पेस मेकर होता है हमारे शरीर के अंदर, वो फिर से नॉर्मल रिदम में आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल रिदम में आ जाता है, यानी कि सही काम करना शुरू कर देता है। तो ये होता है ये पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम डिफिब्रिलेशन बोलते हैं। और किस मशीन से दी जाती है? डिफिब्रिलेटर से। किस केस में दी जाती है? जब हमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट इस टाइप की कोई समस्या होती है हार्ट से रिलेटेड, जब हमारे नेचुरल पेसमेकर साइनोएट्रियल नोड सही काम नहीं करती है, डिसरिदमिया हो जाता है, उस केस में। तो डिफिब्रिलेटर इज कॉमन ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक डिसरिदमिया। ऐसे कार्डियक डिसरिदमिया जिसमें आपकी जान जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी डिफिब्रिलेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू ट्रीट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इन ह्यूमंस। जो एसी डिफिब्रिलेटर था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ह्यूमंस में, सही ह्यूमंस के लिए, तो वो आपका इंक्लूड किया गया था 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था, सॉरी, ठीक है, 1956 में। इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, मेंशन है डिफिब्रिलेटर, और डीसी डिफिब्रिलेटर स्पेशली मेंशन है। तो डायरेक्ट करंट डिफिब्रिलेशन यानी कि डीसी फिब्रिलेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू ट्रीट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इन ह्यूमंस। अभी आपसे पूछा गया था कि एसी डिफिब्रिलेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो आपका 1956 में किया गया था। आप ध्यान रखना, डीसी उसके बाद में किया गया, वो कब किया गया? 1962 में। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिफिब्रिलेटर कैन करेक्ट बोथ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन। इनमें से कौन सा डिफिब्रिलेटर है जो वेंट्रिकुलर और एट्रियल दोनों डिफिब्रिलेशन को सही कर सकता है? तो वो आपका होता है डीसी फिब्रिलेटर। ये चाहे आपके एट्रियल में हो प्रॉब्लम या फिर वेंट्रिकुलर, ठीक है, दोनों में को डिफिब्रिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है आपका डीसी डिफिब्रिलेटर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर करो। कुछ बच्चों ने शेयर किया है, अच्छा लगा। आप लोग अपना नाम और कॉलेज का नाम कमेंट करते रहो, जिससे मुझे याद भी रहे कि कौन बच्चे मेरे थोड़े सिंसियरली वीडियो को शेयर करते हैं। और आपको अगर इसकी पीपीटी चाहिए, मैं पीपीटी बना के पढ़ाती हूँ, पीडीएफ नहीं बनाती, इसलिए क्योंकि पीडीएफ से जब पढ़ाती हूँ तो वो ब्लर हो जाता है जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मैं पीपीटी बना के पढ़ाती हूँ, और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और इसका टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको किस में मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने इससे पहले बायोमेडिकल या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो नहीं देखे तो उसकी पूरी
प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे सभी यूनिट के, ठीक है, लगभग आपके सभी यूनिट के MCQ करवाए जा रहे हैं। 1-2 यूनिट के बच्चे हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले और भी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार देख रहे हो, बाकी दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। विच डी फैब्रिक, आप चाहते हो आपके दोस्त भी जो पास हो जाए, नहीं पढ़ते, उनके मोबाइल लेके चैनल को सब्सक्राइब करा देना। तो कभी तो उनके सामने आएगा तो कभी ना कभी खोल के पढ़ लेंगे, शायद पास हो जाए। 2-4 नंबर से फेल हो रहे होंगे, वो भी शायद पास हो जाए। तो ये काम कर सकते हो आप अपने दोस्तों के लिए। विच डिफिब्रिलेटर कैन करेक्ट बोथ एट्रियल और वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन, आपको बता चुके हैं, DC डिफिब्रिलेटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कंपोनेंट थ्रू विच द डिफिब्रिलेटर डिलीवर एनर्जी टू द पेशेंट हार्ट, वो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो डिफिब्रिलेटर, अभी हमने आपको बताया था डिफिब्रिलेटर क्या होती है, मशीन होती है जो क्या देती है, इलेक्ट्रिक शॉक देती है हार्ट को, जिससे कि हार्ट अपनी पुरानी पोजीशन में की तरह काम करने लगे, जैसे पहले काम कर रहा था उस तरह से जो रिदमिया है वो नॉर्मल रिदम में आ जाए, ठीक, साइनस रिदम। तो डिफिब्रिलेटर एनर्जी पेशेंट को कैसे देता है, तो पेशेंट के चेस्ट पे इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है, उससे पेशेंट को एनर्जी मिलती है या इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड की मदद से। अगर वैसे भी हार्ट की जो मोस्टली मेजरमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोड की वजह से होते हैं। अगर आपने नॉर्मल ECG भी कराई होगी तो आपने देखा होगा 6-8 लीड होगी, उनमें इलेक्ट्रोड लगा होगा, वो आपके बॉडी पे 2 हैंड में, 2 लेग पे, चेस्ट पे इस तरह से प्लेस कर दी जाती है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन ए डिफिब्रिलेटर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज बाई द कैपेसिटर में रेंज फ्रॉम, जो डिफिब्रिलेटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो कैपेसिटर के द्वारा डिस्चार्ज होती है, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज आपकी होती है 100 to 400 जूल्स, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 50 to 1000 जूल्स नहीं होती है और ये किलो जूल्स में दिया है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 100 to 400 जूल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेथड रिक्वायर्स फ्यूअर रिपीटिशन एंड इज़ लाइकली टू हार्म द पेशेंट, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है, तरीका है जो जिसमें रिपीटिशन की कम ज़रूरत पड़ती है, बार बार हमें नहीं करना पड़ता और पेशेंट के लिए भी कम हार्मफुल होता है, तो वो आपका होता है DC मेथड, ठीक। आपके में DC डिफिब्रिलेटर स्पेशली लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन DC डिफिब्रिलेटर के इंक्लूड किए हैं क्योंकि इन्हीं में से आपके पूछे जाने के ज़्यादा चांस हैं। तो आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, DC मेथड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन विच मेथड ए कैपेसिटर इज चार्ज टू ए हाई DC वोल्टेज एंड इज देन अलाउड टू डिस्चार्ज रैपिडली। तो जो आपका DC डिफिब्रिलेटर मेथड होता है, इसमें कैपेसिटर को पहले हम चार्ज करते हैं हाई DC वोल्टेज से, फिर इसे डिस्चार्ज करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में, बहुत मतलब फास्ट, ठीक है, डिस्चार्ज रैपिडली डिस्चार्ज करते हैं, वो आपका होता है DC डिफिब्रिलेटर मेथड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्ट्रासाउंड बीम पासिंग थ्रू द बॉडी, अगर एक अल्ट्रासाउंड की बीम है आपकी बॉडी से पास कर रही है, अल्ट्रासाउंड आप कब करवाते हो, जो आपके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके लिए आपका अल्ट्रासाउंड होता है। हमने पहले ही आपको बताया एक्सरे जो आपका होता है वो किसके लिए होता है, हार्ट टिश्यू के लिए। जैसे आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप एक्सरे कराते हो, लेकिन आपके पेट में दर्द होता है तो आप क्या करवाते हो, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, क्योंकि पेट आपका कैसा है, स्टमक कैसा है, सॉफ्ट टिश्यू है, और आपकी जो हड्डियां हैं बोन्स है वो आपके हार्ट टिश्यू है। तो हार्ट टिश्यू का होता है एक्सरे, सॉफ्ट टिश्यू का होता है अल्ट्रासाउंड। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी फालतू की कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो ये बताई हूँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो इन्हें भी सुन लिया करो, ठीक। एन अल्ट्रासाउंड बीम पासिंग थ्रू द बॉडी, अगर कोई अल्ट्रासाउंड बीम है बॉडी से पास हो रही है तो वो क्या हो जाती है, एटीन्यूटेड हो जाती है, एटीन्यूट, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पल्स इको टेक्निक इमिट्स, पर जो पल्स इको टेक्निक होती हैं ये सिलेबस में मेंशन है चीज़ें, ठीक, कुछ अलग से नहीं है, ध्यान रखना, पढ़ना ध्यान से। पल्स इको टेक्निक इमिट्स, पल्स इको टेक्निक क्या कैसी इमिट करती है, हाई फ्रिक्वेंसी अकॉस्टिक पल्स या लो फ्रिक्वेंसी अकॉस्टिक पल्स। तो जो पल्स इको टेक्निक होती है वो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी अकॉस्टिक पल्स इमिट करती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा, नोटिस और या कहीं से भी आपको नोटिस मिला होगा कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होंगे और MCQ के फॉर्म में होंगे।
तो आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। आपके माँ बाप आपको जो ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि उन्हें वो उनके दिमाग में होता है कि अब बच्चा पढ़ेगा, कुछ कर लेगा, ठीक है, सेट हो जाएगा। तो उनके अरमानों पे पानी मत फेरो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आप ये, और ये इतना आसान है आपके लिए। एमसीक्यू टफ होता है क्योंकि आपको पता नहीं क्या पूछा जाए, और उसमें आप कुछ भी आला नहीं लिख सकते हो। अगर सही होगा तो नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो एमसीक्यू इसलिए टफ होता है। लेकिन अगर आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, तो आपके सामने से जब भी कोई क्वेश्चन निकलेगा ना, तो आपको सही टिक हो जाएगा एग्ज़ाम में जब आप दे रहे होगे। तो आपके लिए आसान ये है कि आप प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हो, ठीक है। आप बैठे हो फालतू, मोबाइल में लगा लिया, बस एमसीक्यू खोल लिया, आप देखते हैं आराम से। लेटे हो, लेट के दे सकते हो, ईयरफोन लगा लिया, आराम से देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पढ़ने के लिए आपको थोड़ा एक मूड बनाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस तो आप कभी भी कर सकते हो ना। तो आप प्रैक्टिस आप कभी भी करो, कुछ नहीं है, आप काम कर रहे हो, नॉर्मल डेली लाइफ के काम कर रहे हो, मोबाइल ऑन करके रख दो, और आप अगर एक वीडियो बार बार चलाओ, ठीक है। जैसे आज आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के 8 वीडियो हैं, तो आज एक वीडियो देख लिया, कल दूसरा देख लिया, आज मान लो जैसे आपने या फिर 4 वीडियो देख लिए, ठीक है, कल 4 देख लिए, ठीक। परसों आप या 1-2 दिन स्किप करके आप 8 वीडियो फिर से देख सकते हो। ऐसे ही चला के रख दो, आप अपना काम कर रहे हो तो आपके कान में जा रही हूँ, आपका क्या होता जा रहा है, रिवीजन होता जा रहा है। तो जैसे जितनी बार आप रिवीजन कर लोगे ना एमसीक्यू, आपके उतने ही जल्दी ज़्यादा चांस है कि आपके सही हो जाएंगे। एक आपको पता है, एक बार अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो आपके लिए जितने टाइम तक दिमाग में रहती है, तो अगर आपने वही चीज़ दोबारा रिवाइज कर ली तो उसके आपके 4 गुने टाइम तक, आपके कम से कम 4 गुने टाइम तक दिमाग में रहती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो और पढ़ते रहो। आपको क्या चला के रखना है, थोड़ा सा दिमाग ध्यान रखना कि हाँ चल रहा है, बस आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक बार आप ऐसे बैठ के पढ़ो सामने, ठीक है। दूसरी बार आप जब कुछ और भी कर रहे हो, अपने डेली के काम करो, उस वक्त भी आप चला के रख सकते हो, ठीक। तो पल्स इको टेक्निक क्या मिक्स करती है, हाई फ्रिक्वेंसी अकॉस्टिक पल्स, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेटल मॉनिटर्स कंसिस्ट ऑफ, फेटल जो आपका होता है गर्भ में जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं, क्योंकि फेटल मॉनिटर्स कंसिस्ट ऑफ, उसमें उसके जो मॉनिटर करने के लिए हम उसमें मॉनिटरिंग यूनिट होती है, केबल होती है, इलेक्ट्रोड होती है, ऑल ऑफ दैट, वो सभी होते हैं। पल्स इको टेक्निक, पल्स इको अल्ट्रासोनिक टेक्निक यूजेस, पल्स इको अल्ट्रासोनिक टेक्निक होती है, वो क्या यूज़ करती है, तो वो आपके एक पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या 2 या 3 कितने यूज़ करती है। तो जो पल्स इको अल्ट्रासोनिक टेक्निक होती है वो आपके 2 पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूज़ करती है। एक आपका ट्रांसमीटर की तरह यूज होता है और दूसरा आपका रिसीवर पे, ठीक, एक रिसीवर की तरह, एक ट्रांसमीटर की तरह। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लड फ्लो डिटेक्टर बेस्ड ऑन डॉपलर शिफ्ट स्टार्ट डिटेक्टिंग फर्टल पल्सेस एज अर्ली एज इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो आपके ब्लड फ्लो डिटेक्टर होते हैं जो डॉपलर शिफ्ट पे बेस्ड होते हैं, वो जो फर्टल होता है उसकी जो पल्सेस होती हैं वो प्रेगनेंसी के किस वीक में डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जनरली जो आपसे आंसर होगा वो आपका होगा 11th वीक में, जबकि कुछ केसेस में ये 10th वीक में और किसी में 12th वीक में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जनरल आंसर आपसे पूछा जाए तो आप 11th वीक करोगे, लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा हो प्रेगनेंसी की जगह लिखा हो मल्टीपल प्रेगनेंसी, जब मल्टीपल प्रेगनेंसी का केस होता है उस केस में आपको ये 20th वीक का आंसर होगा आपका, ठीक है, 20th वीक, ठीक है। तो उस टाइम में 20th वीक में आपकी पल्स बच्चे की डिटेक्ट होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इसका आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी लिखा है तो 20th वीक होगा। कुछ केसेस हमने आपको बता दिया 10th वीक में और किसी में 12th वीक तक। जनरलाइजेशन करते हैं तो 11th वीक में, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज टू डिटेक्ट फर्टल हर्ट मूवमेंट ओवर ए वाइडर एरिया। इनमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर है जो एक वाइडर एरिया में फर्टल हर्ट की मूवमेंट चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चे का मूवमेंट ऐसा सही हो रहा है, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं है, ये सब चेक की जाती है, ठीक है, कि उसकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं, हार्ट बीट कैसी है, सही है नहीं है। तो उसके लिए जो हम वाइडर एरिया
डिटेक्ट फोर्टल हर्ट, तो कौन सा ट्रांसड्यूसर, इसमें पूछा आपसे कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज होता है वाइडर एरिया में डिटेक्ट करने के लिए हार्ट मूवमेंट, तो वो आपका होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी ऑफ नैरो बीम ट्रांसड्यूसर। जो नैरो बीम ट्रांसड्यूसर होते हैं उनकी मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी क्या होती है। जो नैरो बीम ट्रांसड्यूसर होते हैं इनकी एक बात ध्यान रखना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इनकी जो मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी होती है वो आपकी 25 मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। मिलीवाट पर सेंटीमीटर, ये ऊपर है स्क्वायर। ठीक, तो अब आप लोगों को क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं और आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब कर दो, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो। बाकी पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या अभी तक नहीं किया है तो कर लो। और सभी लोग, ठीक है, मुझे कमेंट में ये मैसेज ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने वीडियो अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर किया या नहीं किया। ठीक है, आप रोज़ वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर सकते हो, डेली के डेली आप अपना शेयर करो। बाकी आपका कोई और भी ग्रुप है या कोई पर्सन है जिसको आप लगता है इसका वीडियो से बेनिफिट है, उसको आप शेयर करो और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ। शुक्रिया।